बातचीत उतनी ही तेजी से खत्म हो गई जितनी कि पिछली जिंदगी में हुई थी। प्रीति और उसका पति हाथ में चेक लिए सदमे में थे, वे भूल गए थे कि यह एक इंसान के बारे में था। अगर इस जिंदगी और पिछली जिंदगी में कोई अंतर था तो वह युक्ति की प्रतिक्रिया थी। युक्ति ने बहुत हंगामा किया, लेकिन यह व्यर्थ था क्योंकि अंत में पायल हर्षित के साथ ही आए। आज वही दिन था जब वह बेदी हवेली घर जा रही थी। सूट जैसी दिखने वाली वैन में बैठे हर्षित ने अपने बगल की युवा लड़की पर नजर डाली। अब जब वह घर जा रही थी तो उसे उसकी आमतौर पर शांत मासूमियत में थोड़ा सा भी बदलाव देखने की उम्मीद थी। लेकिन पायल एकदम शांत थी। मुझे लगता है कि वह ठीक है, उसने एक छोटी सी मुस्कान के साथ सोचा। छोटी मालकिन, आप थोड़ी देर आराम क्यों नहीं कर लेती? यह 5 घंटे की ड्राइव है। पायल ने हल्की आह भरी। मिस्टर हर्षित, क्या आप मुझे सिर्फ पायल कह सकते हैं? छोटी मालकिन, मुझे असहज महसूस कराता है। तो तुम मुझे चाचा हर्षित कह सकती हो। उसकी गर्मजोशी भरी मुस्कान उसके मजबूत चेहरे की विशेषताओं से विपरीत थी। तुम आराम क्यों नहीं करती, पायल? या तुम्हें भूख लगी है? क्या वह उसके आकार के कारण पूछ रहा था? हालांकि यह स्पष्ट था कि पायल ने बिना ध्यान दिए इतना वजन बढ़ा लिया था। यह इसलिए था क्योंकि वह अपनी पूरी पहली जिंदगी में कुपोषित थी। पहले प्रीति के बुरे व्यवहार के कारण और फिर वह अपने भाइयों को खुश करने में इतनी व्यस्त हो गई कि उसने भोजन छोड़ना एक बुरी आदत बना लिया। मुझे भूख नहीं है, उसने कहा। तो क्या तुम बात करना चाहती हो? उसने पूछा। क्या तुम अपने परिवार के बारे में जानना चाहती हो? तुम्हारे 3 भाई हैं। 3 असहनीय भाई? नहीं। पायल ने सिर हिलाया। मैं उन्हें खुद जानना चाहती हूँ, धन्यवाद। पायल के दूसरी ओर देखने पर हर्षित की आंखों में अचानक चिंता झांक उठी। उसके मन में यह था कि अगर वह पायल को हवेली में क्या उम्मीद करनी चाहिए, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दे देता तो बेहतर होता। उसे नहीं पता था कि पायल को ठीक ठीक पता था कि क्या उम्मीद करनी है। तारांकन, पायल आखिरकार सो गई और जब वह उठी तो तुरंत उसने अपने लिए खुल रहे विशाल फाटकों को देखा। उसने अपनी आंखें मली और सीधी बैठ गई। हम पहुंच गए हैं, पायल। उसने अपनी तरफ देखा और हर्षित को मुस्कुराते हुए पाया। उसने जवाब में कुछ नहीं कहा और बस वैन के रुकने का इंतजार किया। हर्षित दूसरी तरफ से बाहर निकला जबकि पायल अपने लिए दरवाजा खोलने ही वाली थी कि वह बाहर से खुल गया। वहां बटलर की वेशभूषा में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे देखा और तब तक मुस्कुराया जब तक कि उसकी आंखें मात लकीरें नहीं बन गईं। छोटी मालकिन, पायल, बुजुर्ग व्यक्ति ने बुलाया, उसकी आवाज में वाकपटुता थी। मुझे आपकी मदद करने दीजिए, मेरी छोटी मालकिन। बटलर जनार्दन। पायल ने बुजुर्ग व्यक्ति को देखा और सूक्ष्मता से मुस्कुराई। उसकी पिछली जिंदगी में बटलर जनार्दन बाकी परिवार की तुलना में उसके लिए एक परिवार के रूप में ज्यादा खड़े थे। बटलर जनार्दन और हर्षित ही थे जिन्होंने वास्तव में उसकी परवाह की। पायल ने उनका हाथ लिया और कहा, धन्यवाद। बटलर जनार्दन ने युवा लड़की का ठंडा हाथ पकड़ा और उसे नीचे उतारा। एक बार जब वह जमीन पर पहुंची तो उन्होंने उसे बर्फ से बचाने के लिए अपने हाथ को उसके सिर के ऊपर रखा। बटलर जनार्दन, सब कहाँ हैं? जब वे बरामदे की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो हर्षित ने पीछे से पूछा। बटलर जनार्दन ने पीछे देखा। वे बैठक में इंतजार कर रहे हैं, सर हर्षित। मौसम खराब है, इसलिए वे यहाँ बाहर ठंड में इंतजार नहीं कर सके। मैं समझता हूँ। आपका परिवार अंदर है, मिस पायल। बटलर जनार्दन ने पायल को एक और गर्मजोशी भरी मुस्कान दी, उसका हाथ सुरक्षित रूप से अपने हाथ में रखा। वे आपको देखने के लिए बहुत उत्साहित हैं। पायल को इस पर संदेह था, लेकिन फिर भी उसने एक छोटी सी मुस्कान बिखेरी। हवेली में एक विशाल 2 दरवाजों वाला प्रवेश द्वार था। जैसे ही वे बरामदे पर पहुंचे, अंदर के नौकरों ने समय पर इसे खोल दिया। उनके बीच की दूरी को बढ़ते हुए देखते हुए पायल की आंखों में प्राकृतिक मासूमियत धीरे धीरे मौसम की तरह ठंडी हो गई। 7 आकृतियां दिखाई दी, 4 बच्चे जिनमें सबसे बड़ा 17 साल का था, एक मध्यम आयु वर्ग का जोड़ा और फिर एक बेत वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति। जैसे ही दरवाजा खुला, अदिति जल्दी से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसकी आंखें घबराहट की एक झलक के साथ नम थीं। जैसे ही उसकी आंखें परिसर में प्रवेश कर रही युवा मोटी लड़की पर पड़ी, उसके चेहरे पर राहत छा गई। एक माँ की अपनी संतान के लिए भावनाओं का प्रवाह उसके दिल में उमड़ पड़ा। यह उनकी पायल से पहली मुलाकात थी, लेकिन उसके दिल ने तुरंत उसके मांस और खून को पहचान लिया। यह एकमात्र सहज ज्ञान था जो उसने अपने बेटों के साथ महसूस किया था, लेकिन उस बेटी के साथ कभी नहीं जो उसने 13 साल तक पाली थी। प्रिय चंदन, उसके पति ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराया। अदिति ने उसे सिर हिलाया और वे दोनों पायल से बीच रास्ते में मिले। नमस्ते। अदिति थोड़ा झुक गई, अपने हाथ घुटनों पर टिका दिए। मेरा नाम अदिति है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अदिति हिचकिचाई क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह यह सही कर रही है या नहीं। पायल भले ही परिवार हो, लेकिन इस लड़की के लिए वे अजनबी से ज्यादा कुछ नहीं थे। पायल, अपनी पत्नी को जानते हुए चंदन ने एक कोमल मुस्कान के साथ बीच में कहा, मैं तुम्हारे पापा हूँ। मुझे पता है कि यह हम सभी के लिए एक झटका है, लेकिन अब तुम हमारा परिवार हो। अदिति की तरह चंदन भी अनिश्चित था कि वह यह सही कर रहा था या नहीं। इस स्थिति में क्या कहना और क्या करना है, यह कौन जानता होगा।
भले ही वे अपनी असली बेटी के 13 साल दूर रहने की भरपाई के लिए जो करना चाहते हैं उसका पालन करें, उन्हें पायल की भावनाओं पर भी विचार करना होगा। पायल की चुप्पी ने दंपति की घबराहट को बढ़ा दिया क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर हर्षित को एक नज़र डाली। हर्षित बस असहाय होकर मुस्कुराया। उसने उन्हें पहले ही बता दिया था कि पायल कैसी है और उन्हें याद दिलाया था कि पायल को बच्चे की तरह व्यवहार किया जाना पसंद नहीं है। उसने हर्षित को यह नहीं बताया था, लेकिन उसने उसके साथ हुई बातचीत के आधार पर यह मान लिया था। जहां तक पायल की बात है, वह चुपचाप अपने माता पिता को घूरती रही। वे अतीत में मेरे लिए बुरे नहीं थे। अगर कुछ भी है तो मुझे पता है कि उनके इरादे शुद्ध थे, लेकिन वे अभी भी अनजाने में उसे उपेक्षित करते थे क्योंकि वे नीना के लिए दोषी महसूस करते थे और बाद वाले को सिर्फ उसकी वजह से उपेक्षित महसूस नहीं कराना चाहते थे। पायल ने गुप्त रूप से अपने माता पिता के पीछे बच्चों पर एक नज़र डाली। 17 साल का अर्णव और 16 साल का हर्ष उसे उदासीनता से घूर रहे थे, लेकिन 15 साल के सौरभ ने अपने तिरस्कार को छिपाने की जरूरत महसूस नहीं की। सौरभ के बगल में खड़ी सुंदर गुड़िया, जो पायल के हमउम्र थी, ने एक छोटी और मजबूर मुस्कान पहनी थी। पायल ने मानसिक रूप से ताना मारा। उन्हें फिर से इतना छोटा देखना अच्छा लगा। वह अपना समय प्रतिशोध पर बर्बाद नहीं करना चाहती थी, लेकिन यह जितना तुच्छ लग सकता है, उन्हें परेशान करना अभी भी अच्छा लगेगा। उसका बहुत अस्तित्व वैसे भी उनके लिए परेशान करने वाला था। मम्मी। पायल कान से कान तक मुस्कुराई क्योंकि वह अदिति की ओर लपकी और मालकिन को कसकर गले लगा लिया। आश्चर्य ने अदिति की आंखों पर कब्जा कर लिया इससे पहले कि उसने राहत के साथ चंदन को देखा। ओह मेरी प्यारी पायल। हाँ, यह मम्मी है। चंदन संतुष्टि में मुस्कुराया जबकि हर्षित इस थोड़े से संदेह को महसूस किए बिना नहीं रह सका। दूसरी ओर पायल ने झांका और सौरभ के चेहरे पर जलन, हर्ष की आंख में थोड़ी सी नाखुशी, अर्णव पर बेपरवाह नजर और फिर नीना के होंठों पर नीचे की ओर का वक्र पकड़ा। परिचय ठीक वैसे ही हुआ जैसे पायल को याद था। उसकी पिछली जिंदगी में चीजें बदल गई थी, इसलिए स्थिति उसकी पहली जिंदगी की तरह नहीं थी। इसलिए इस स्थिति को फिर से जीने से उसे मिश्रित भावनाएं मिली। जल्दी से परिचय के बाद परिवार सीधे अपने शुरुआती रात के खाने के लिए चला गया। एक काफी लंबी मेज पर बैठी पायल अपनी मां अदिति के बगल में बैठी। पायल के बगल में नीना थी, जो अब तक बेदी परिवार की इकलौती बेटी के रूप में रहती थी। उनके सामने अर्णव था, जो उनके पिता के सबसे करीब था। सबसे बड़े बेटे के बगल में दूसरा हर्ष और फिर सबसे छोटा बेटा सौरभ था। यहाँ तक कि बैठने की व्यवस्था और परोसा गया भोजन भी समान है। उसने अपने सामने स्वादिष्ट दावत को देखते हुए सोचा, यह खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। पायल, हमें नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए हमने वह सब कुछ तैयार किया जो तुम्हारे स्वाद को सूट कर सकता है। चंदन ने उसे एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दी। जब तुम्हारी माँ ने सुना कि तुम घर आने के लिए सहमत हो गई हो तो उन्होंने खुद रसोई में मदद की। बस वह सब खाओ जो तुम चाहती हो, कुछ भी। अदिति ने उत्साह से प्रोत्साहित किया। पायल, दिल खोलकर खाओ। दिल खोलकर खाओ। सौरभ का माथा और गहरा हो गया। मॉम, डैड, क्या आप उसे नहीं देख सकते? क्या वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखती है जो भूखा रहा हो? उनके सबसे छोटे बेटे की टिप्पणी पर दंपति के खुश चेहरे तुरंत फीके पड़ गए। सौरभ, अपनी बहन से ऐसा मत कहो। अदिति ने निराशा में माथे पर बल डाला। पायल, वह मेरी बहन कैसे हो सकती है? सौरभ भड़क उठा। मेरी पहले से ही एक बहन है और वह ठीक वही है। उसका नाम नीना है। बड़े भाई सौरभ, कृपया गुस्सा मत हो। पायल के बगल में बैठी लड़की ने विनम्रता से बात की, उसकी आवाज स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रही थी। हम पहले से ही जानते हैं कि एक गलती हुई थी और वह पायल तुम्हारी असली बहन है। भले ही तुम उसे नहीं जानते, चलो उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। पायल ने अपने बगल की लड़की पर नजर डालते हुए लगभग हंस दी। पायल की पिछली जिंदगी में वह इस लड़की के विनम्र व्यक्तित्व और सफेद कमल के नाटक के झांसे में आ गई थी। तब उसने हमेशा उसका बचाव करने की कोशिश करने के लिए नीना का आभारी महसूस किया था। उसे यह महसूस करने में कुछ समय लगा कि यह लड़की केवल बाहर से सुंदर दिखती थी, लेकिन वह अंदर से सड़ी हुई थी। जब सब कुछ बिखर रहा था तब भी उसने परिवार की मदद नहीं की, यह कहते हुए कि वह इस प्रभावशाली परिवार के साथ अपनी शादी को बर्बाद नहीं करना चाहती। पायल ने अपनी पहली जिंदगी की यादों पर कड़वाहट महसूस करते हुए फुसफुसाया। परिवार को देखते हुए पायल देख सकती थी कि वे सभी नीना की टिप्पणी से प्रभावित थे। अर्णव और हर्ष ने उसे माफी भरे अंदाज में देखा जबकि दंपति ने आ भरी। दूसरी ओर सौरभ को उसकी टिप्पणी पर और ज्यादा गुस्सा आया। मैं तुम्हें नीना को फेंकने नहीं दूंगा। सौरभ गुस्से में अपने माता पिता पर चिल्लाया। तुम नीना को वापस नहीं भेज रहे हो जहां तुम उसे उस मोटी के कारण भेजना चाहते हो। सौरभ। अदिति ने वापस मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, सौरभ बेदी। यह पायल के साथ हमारा पहला रात का खाना है। मैं उम्मीद कर रही थी कि तुम अच्छा व्यवहार करोगे। सौरभ ने पायल पर गुस्से से घूर कर देखा। अतीत में वह कितना भी रोता क्यों न हो, उसकी मां ने कभी उस पर आवाज नहीं उठाई थी। यह पहली बार था और वह पायल की वजह से था। अन्य दो बड़े भाई भी खुश नहीं थे। सौरभ, यह काफी है। चंदन स्थिति को शांत करने के लिए बीच में कूद पड़ा।
जब तक तुम भारी परिणामों का सामना नहीं करना चाहते तब तक बच्चे की तरह व्यवहार करना जारी रखो। पायल ने चंदन को विस्मय से देखा। हालांकि वह जानती थी कि उसके पिता जब जरूरत होती थी तो काफी डरावने हो सकते थे, फिर भी उसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। सौरभ ने खींचकर अपने माता पिता को नाराजगी भरे अंदाज में देखा। जब उसकी आंखें पायल पर पड़ी तो उसकी आंखों में घृणा भर गई। नहीं, उसने अवहेलना करते हुए दहाड़ा। पायल को देखकर उसे अपने डर के बजाय अपना गुस्सा याद आया। मैं उसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, कभी नहीं। यह कहकर सौरभ मेज से भाग गया। सौरभ, अदिति अपनी सीट पर खड़ी हो गई, केवल तब रुकी जब चंदन ने उसका हाथ पकड़ा। बाद वाले ने सिर हिलाया, अदिति को शांत किया। अहम। चंदन ने अपना गला साफ किया जबकि उसकी पत्नी बैठ गई, पायल पर एक नजर डाली। मुझे उसके लिए माफ करना पायल। सौरभ थोड़ा विद्रोही है, लेकिन वह बुरा बच्चा नहीं है। मुझे यकीन है कि वह कुछ समय बाद नर्म पड़ जाएगा। कोई बात नहीं। पारिवारिक नाटक से अप्रभावित पायल मुस्कुराई। वह इस बात पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही थी कि क्या वह अब खा सकती है या नहीं। अगर वह अचानक खुद को परोसती जबकि सबसे छोटा बेटा अपना दिल रो रहा था तो यह असभ्य लगेगा। सबसे छोटा बेटा अभी भी छोटा है, इसलिए वह अभी भी अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उसने उदारता से कहा। दो बड़े भाइयों ने अपनी बहन के जवाब पर और गहरा माथे पर बल डाला। चंदन असहाय होकर मुस्कुराया। हर्षित सही है, वह एक बुढ़िया की तरह बात करती है। जहां तक अदिति की बात है, उसे बस राहत मिली कि जो कुछ हुआ उसने पायल को हतोत्साहित नहीं किया। उसने सुना था कि पायल के साथ उसकी चाची द्वारा सही व्यवहार किया जा रहा था, लेकिन साथ ही उसका शोषण भी किया जा रहा था। हम अब क्यों नहीं खाते हूँ। अदिति घटनाओं के मोड़ के कारण थोड़ी पीली पड़ गई थी, लेकिन वह अभी भी मुस्कुराने में कामयाब रही। पायल, तुम क्या खाना चाहती हो? सब कुछ, पायल ने बिना किसी हिचकिचाहट के घोषणा की। वह घंटों तक सड़क पर थी और उसे वास्तव में भूख लगी थी कि वह एक पूरा सूअर खा सकती थी। अदिति का दिल नर्म पड़ गया क्योंकि पायल को खाना पसंद था। उसे नहीं पता था कि पायल उनकी पूरी संपत्ति को खाकर खत्म कर सकती थी। ठीक है, तो, यह कहकर परिवार ने खाना शुरू कर दिया और पायल मजाक नहीं कर रही थी। उसने खुशी खुशी खाया, मानो सौरभ का नाटक हुआ ही न हो। उसकी भूख ने दंपति को खुश कर दिया, यह सोचते हुए कि एक बच्चे को इतना खाते हुए देखना एक ताज़ा दृश्य था, जैसे कि वह बिना चबाए सब कुछ निगल रही थी। उनके अन्य बच्चे बिल्ली के बच्चों की तरह खाते हैं। हालांकि उसके पछतावे की कमी अन्य बड़े भाइयों को अच्छी नहीं लगी। सौरभ ने अपनी नाखुशी व्यक्त की और यहां तक कि बाहर चला गया, लेकिन इसका कारण बनने वाले ने थोड़ी सी भी पछतावा नहीं दिखाया। इसके बजाय वह यहाँ थी, इतनी कम उम्र में, और वसा जमा कर रही थी। जहां तक पायल की बात है, वह कम परवाह कर सकती थी। उसकी पहली जिंदगी में सौरभ द्वारा शुरू किए गए उस नाटक ने उसे इस मेज पर परोसे गए भोजन का आनंद लेने से रोक दिया था। अगर कुछ भी, तो उसे लगा जैसे हर निवाला लेना एक पाप था जब कोई उसकी वजह से रात के खाने से बाहर चला गया था। उसने अतीत में उन्हें खुश करने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ व्यर्थ था। इसलिए अगर सौरभ खुद को मौत के घाट उतारता है तो यह उसकी पसंद थी। बेदी अमीर थे और इसलिए वे उसके लिए एक अच्छी आराम करने की जगह ढूंढ सकते थे।